तो ये है एनबीसीसी कंपनी का चार्ट। इसको ध्यान से देखो। अभी एनबीसीसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 168 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा दूर से स्टार्ट करेंगे। ये जो डे का है, इस चार्ट को हम लोग वीकली में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे तो ये जो आसमान छू रहा है एनबीसीसी कंपनी का स्टॉक प्राइस, ये पहली बार नहीं है। देखो 2014 के आसपास जब से मोदी गवर्नमेंट आया था, तब से एक बार एनबीसीसी ने अपना स्टॉक प्राइस बहुत हाई लगाया है। यानी 142 के आसपास एक बार स्टॉक प्राइस गया है। इस बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 143 इसका हाई स्टॉक प्राइस एक बार टच किया है एनबीसीसी कंपनी ने। वो कब से? 2014, यानी जब से गवर्नमेंट आया है तब से लेकर ये लगभग 2018 तक स्टॉक प्राइस, यानी 10x 10x 10 क्या 12-13x हो चुका था। उसके बाद स्टॉक प्राइस फिर से फॉल किया, बहुत फॉल करके 14 तक आया, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं तक आ गया था। इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, इसको ध्यान से समझ लेना। और उसके बाद अभी की अगर हम लोग बात करें, शायद इतना बड़ा ऑर्डर बुक, ये जो अभी जो थीम चल रहा है, ये शायद पहले नहीं चल रहा था, जिस वजह से स्टॉक प्राइस फिर से मूव करने लगा है। इन लोगों के पास ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ा है, इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन इस बात को भी बिल्कुल मत भूलना कि ये एक पीएसयू सेक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर इन लोगों का स्टॉक प्राइस और इन लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा हमेशा डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो डे चार्ट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमको एक चीज़ सही तरीके से देखना चाहिए, वो है, इसको ध्यान से देखो, नियर अबाउट 2013 की जो एंड का महीना था, वहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने लगा था। यानी इसको मेरे भाषा में मैं कहता हूँ इसको गोल्डन क्रॉसओवर। जो है 7 डे मूविंग एवरेज एक बार नीचे आया था, उसके बाद 7 डे मूविंग एवरेज ऊपर गया, 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया। तब से लेकर देखो ये मूविंग एवरेज ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, ऊपर ट्रेड करते 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 90 तक ऐसे ही आया। उसके बाद बहुत वॉल्यूम किक इन हुआ। इतना वॉल्यूम किक इन हुआ क्यों? देखो, कुछ हमेशा याद रखना कि ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो जो भी न्यूज़ आज हम लोग सुन रहे हैं वो पहले से ही इनसाइड से लीक हो जाता है। तो उस वक्त से ही बहुत सारे लोग वॉल्यूम के साथ बाइंग कर रहे थे। तो इस प्राइस पे देखो 80 90 के प्राइस पे, तो यह से वॉल्यूम इतना ज़्यादा किक इन हुआ कि स्टॉक प्राइस सीधा 90 से 168 तक, यानी लगभग एक एक या 1.5 महीने में स्टॉक प्राइस 100% मूव कर गया। तो यही है हमारा एनबीसीसी कंपनी का चार्ट, जैसा मैंने बोला था। इसको अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे, इसका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक्स है ही नहीं। तो हम लोगों के पास और भी डाटा क्लियर होता कि कितना पोजीशन फ्यूचर में लोग कैरी कर रहे हैं, ये हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर भी हम लोग अगर सही तरीके से देखेंगे, इनफैक्ट आप क्वेश्चन अराइज होता है कि इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे क्या हम लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मैं कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी थीम, ब्रॉडर थीम पॉजिटिव है, तो शायद स्टॉक प्राइस ऊपर जाए। तो एज एन इन्वेस्टिंग मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करने के लिए राजी हो, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉक प्राइस जैसे डाउन भी हो सकता है। ब्रॉडर थीम पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, लेकिन शायद नीचे भी आ सकता है। देखो इसके पीछे मेन रीजन है, ये मेरा जो RSI है, मैं RSI हमेशा 50-50 पे सेट करके रखता हूँ। देखो 50-50 में मेरा RSI हमेशा सेट रहता है। ओवर ब्रॉड जोन 50, ओवर सोल्ड जोन 50। यानी अगर 50 के नीचे आएगा तो सोल्ड ज़्यादा हुआ है, और 50 के ऊपर जाएगा तो सोल्ड बाइंग ज़्यादा हुआ है। तो देखो जब जब ये जो RSI है 85.5 के करीब गया है, तब से ये RSI नीचे गया है, यानी स्टॉक प्राइस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। उसके बाद फिर से ऊपर गया है। अभी का जो थीम चल रहा है वो देखो, वो अभी बजट जो पेश हुआ उसके बाद 91 में चल रहा है। डू यू रियलाइज दैट 91 का RSI मतलब कि ये बहुत ओवर ब्रॉड हो चुका है। तो शायद यहाँ पर अगर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जो लोग नीचे से खरीद के कैरी ऑन कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो स्टॉक प्राइस शायद फॉल करे। कितना परसेंट फॉल करे?
पिछला जो हाई जो हम लोगों ने अभी बोला, जो मैंने मार्क किया 143, तो हो सकता है 143 तक ये स्टॉक प्राइस यहाँ तक आए, डाउन करे, उसके बाद फिर से शायद ऊपर जाएगा। तो अभी अगर मेरा खुद का ओपिनियन में शेयर करूं तो मैं यहाँ पर बाइंग बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं स्विंग ट्रेड, कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर ऐसा स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है तो भी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर आपको करना है वो आपकी कैपिटल है, आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो, आई नो कि मूविंग एवरेज 7 डे ऊपर चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आरएसआई को भी एक बार ध्यान में रखो कि आरएसआई बहुत ओवरब्रॉट हो चुका है, स्टॉक बहुत ओवरब्रॉट है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक होना चाहिए। लेकिन थीम भी इतना पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे श्योरली बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इनफैक्ट मेरा जो मानना है, मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड ना ले तो ही अच्छा है। अगर आप इंट्राडे इंट्राडे वगैरह करते हैं तो आई डोंट नो शायद क्या हो, लेकिन इन स्विंग ट्रेड में मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, इन्वेस्टिंग में तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर हम लोग इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देखो, जो आज से बहुत साल पहले, 3 साल 5 साल पहले, 5-6 साल पहले 2017 में जब इसका हाई गया था 144, मैं इसको एक सपोर्ट जोन मान के चल रहा हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे देखना हो तो मैं ये वाला सपोर्ट जोन को पकड़ सकता हूँ, 94 की सपोर्ट जोन को मैं पकड़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो हम लोगों को आसानी हो शायद। दिस इज ओके। तो इसको ध्यान से देखो, अगर स्टॉक प्राइस फॉल होता है, अगर स्टॉक प्राइस फॉल होता है तो 144 से एक बार में 94, यानी अच्छा खासा करेक्शन होता है ये स्टॉक्स, ये तो यहाँ पर तय है। उसके बाद भी नीचे गया, क्योंकि सुपर टेंट यहाँ पर नेगेटिव दिखाने लगा था, यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव होने लगा था, किंतु यहाँ पर ये सब कुछ पॉजिटिव है, अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। लेकिन जब भी कोई कुछ फॉल होता है तो एज यूजुअल जो लोग टॉप पे घुसा एंट्री लेते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का ही होता है। तो अभी भी ये टॉप पे है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर स्टॉक प्राइस फॉल करे तो अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एज यूजुअल अगर हम लोग और ज़्यादा बात करें कंपनी की डिटेल में, तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और बजट में हमारा गवर्नमेंट ने वो भी बोला है कि और भी ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में पंप इन होगा। तो ऐसे में स्टॉक प्राइस का नीचे जाने का, उतना नीचे ना जाना नहीं सही है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग इस वीडियो में थोड़ा बहुत बात करें, क्या बोले उसको, अगर हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी एनालिसिस कर ले तो मैं कहूँगा कि अभी ध्यान से देखो, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 80 एज यूजुअल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, मतलब कि कंपनी उधार है ही नहीं कंपनी के पास। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, मैं इसको नकार नहीं सकता। एक क्या कहूँ, एक इंफ्रा कंपनी के लिए ये आरओसी मेंटेन करना बहुत ताज्जुब की बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत इंप्रूव हुआ है, 19 के आसपास गया है। और अगर हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये मेरा खुद का मॉडल है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टॉक रिसर्च करने के लिए। ये सारा पैरामीटर मैं चेक करता हूँ, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग होता है, तो इसके लिए अभी ये है। और सेकंड और नीचे अगर हम लोग जाए, अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस, तो हम लोग देखिए पी रेशियो को देखते हैं। अगर कंपनी का हम लोग एवरेज पी रेशियो पकड़ते हैं लास्ट 3 इयर्स का, तो एवरेज पी पे कंपनी का 30 है और अभी का पी 80 है। सो एज एन इन्वेस्टर आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ चला गया है, और पी इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर हम लोग देखें तो एज यूजुअल क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च का देखिए और जून का देखिए तो डिक्लाइन है, डिक्लाइन है। और सितंबर का देखिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा भी नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, हमेशा इसको भी देखना कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं ऐसा कह नहीं सकता। 2020 से आप सितंबर 2020 से लेकर अब तक का आप देखिए तो आप समझ सकते हैं
सितंबर 2020 इतना का है। अच्छा, सितंबर 2021 इतने का है। 22 में सेम है। आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैं बोल नहीं सकता कि हुआ है। हाँ, ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रहा है तो इन लोगों का सेल इंक्रीज होगा। और उसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का एनुअली प्रॉफिट देखिए, तो एनुअली कंपनी का सेल्स थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, मैं इसको नकार नहीं सकता। आप देखिए 2021 पे देखिए, 2 देखिए और 3 देखिए। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये बिलो द एवरेज है। ये 4-5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट कर सकता है, और अभी मैक्सिमम पे ही है। अब देख ही सकते हो 4-5, एक बार 7% पे गया था। आई डोंट नो, 7% भी इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, कंपनी का अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें, कंपनी का सेल्स ग्रोथ इस परसेंट पे सेल ग्रो हो रहा है। आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में बहुत हुआ है। और अब सेल्स ग्रोथ इतने का हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ इतने का हुआ है, इसके पीछे भी अलग अलग रीज़न है कि कंपनी का एक्सपेंस दो तरीका होता है। एक होता है एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंपनी का शायद फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। इसके भी अलग रीज़न है क्यों, कभी और बात करेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो टोटल एसेट है, इसको ध्यान से देखो। कंपनी का जो टोटल एसेट इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कहना गलत होगा। पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल का एसेट ग्रोथ देखिए, एसेट ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, लगभग कॉन्सोलिडेटेड है कंपनी का एसेट ग्रोथ। अच्छा, उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी का कैश फ्लो भी देखें तो कंपनी का कैश फ्लो ये तो डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर। अगर हम लोग कंपनी की प्रॉफिट देखें, लास्ट ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, 183 का, उसके पहले 202 का। तो हाँ, 108, 1 मिनट, प्रॉफिट 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 2021 में 202, 103, 202, 103, 203 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर इतना कैश कंपनी के पास आया ही नहीं, यानी कैश फ्लो में प्रॉब्लम है। ये भी ध्यान रखना है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि जो प्रॉफिट वहाँ पे शो किया जा रहा है उतना कैश कंपनी के पास आ नहीं रहा है। कंपनी का अदर इनकम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वो भी देखें, कंपनी का अदर इनकम देखिए, प्रॉफिट में जाइए, कंपनी का अदर इनकम देखिए। कंपनी का अदर इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है। लेकिन कंपनी का जो यहाँ पर कैश फ्लो में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रहा है, वो जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो वहाँ पे आ नहीं रहा है, यानी कैश बहुत डिले आ रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और उसी के साथ वर्किंग कैपिटल डेज फेज, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग एज यूजुअल है। एफआईआई ने अपना होल्डिंग इंक्रीज थोड़ा किया है, डीआईआई ने अपना होल्डिंग इंक्रीज बिल्कुल नहीं किया है, और पब्लिक होल्डिंग भी एज यूजुअल अब तक तो सेम ही लग रहा है। सो ये है मेरा ओवरऑल रिसर्च रिसर्च तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, ओवरऑल मेरा थिंकिंग अबाउट एनबीसीसी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, तो आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा, और अपना अगर कोई फिनेंशियल एडवाइज़र है तो उनके साथ कंसल्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सब्सक्राइब।